Hello, students. Myself, Ravindra Kumar, Assistant Professor of Political Science, presently working at Government College for Women, Ambala City. Today, our topic is emerging trend in Indian federalism. भारतीय संघात्मक व्यवस्था के जो उभरती चुनौतियां हैं या उभरते हुए जो पहलू हैं या उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं जो हमें भारतीय संघीय व्यवस्था में नजर आती हैं उनके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियों पर पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करें, लेट मी ब्रीफ अबाउट द टॉपिक emerging trend in Indian federalism. Indian federalism is supposed to be cooperative or quasi-federal, which is based on cohesive principle, or the agenda of Indian federalism is cooperation between center and the states. तो यदि हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था को बिल्कुल ब्रीफ में समझें तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो केंद्र और राज्यों के बीच में एक सहयोगी व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरह से बहुत ही सकारात्मक भाव लिए हुए और केंद्र और राज्यों में मित्रता पूर्वक संबंधों को संजोए हुए एक संघीय व्यवस्था है। तो क्योंकि भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि भारतीय राज्यों की मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग वेशभूषा, पहरावे और भाषा को ध्यान में रखते हुए जो है उनको अलग यूनिट बनाना भी जरूरी है, परंतु उनको ऑटोनॉमी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि देश को यदि एकता अखंडता के सूत्र में बांधे रखना है तो कुछ एक स्वतंत्रताओं के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शासन और प्रशासन से संबंधित कुछ एक स्वतंत्रताएं देने के साथ साथ राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार भी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो विचार हैं वो भारतीय संविधान निर्माताओं के रहे हैं। जहाँ तक भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रश्न है, हम भारतीय संघीय व्यवस्था के एक तरह से हिस्टोरिक थोड़ा सा जांच लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था या किस प्रकार का संघवाद या संघात्मक व्यवस्था भारत में अभी तक जो है वो चली है। यदि बात करें भारतीय संघात्मक व्यवस्था की, तो जब से भारत का संविधान जो है भारत में लागू हुआ है और राइट फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 to the present time, we find that there has been many challenges in the way of federal structure or federal polity of India. बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत प्रकार के घटनाक्रम घटित हुए हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में। तो सिर्फ 2 मिनट में हम वो देख लेते हैं कि किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था अभी तक जो है ऐतिहासिक रूप से भारत में रही है। तो यदि हम बात करें 1952 से या 1951 से, जब से प्रथम सामान्य चुनाव भारत में हुए तब से लेकर के, और पहले फेज को हम यानी पहले जो है चरण को हम 1960 तक अगर बांट के पढ़ना चाहें तो हम पाते हैं कि 1952 से लेकर और 1960 तक जो केंद्र और राज्यों के आपसी संबंध रहे, जो संघात्मक व्यवस्था रही वो काफ़ी कोऑपरेटिव रही, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह लगभग कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती रही। क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं थे, अस्तित्व में नहीं आए थे, और अधिकतर राज्यों में और 1960 तक तो लगभग सभी राज्यों में और केंद्र समेत कांग्रेस की ही सरकार जो है वो बनती रही। और कांग्रेस का जो है वे बैक फ्रॉम 1920 से ही जो है
संघीय व्यवस्था या संघीय ढांचे में विश्वास रहा, क्योंकि कांग्रेस ने 1920 से ही कांग्रेस के संविधान में, भारत के संविधान की बात हम नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये बात जो है कहीं ना कहीं जाहिर कर दी थी, लिख दी थी कि प्रोविंशियल जो है वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा और पूरे भारत को रीजन्स में या लिंगुअल रीजन्स में, भाषाई क्षेत्रों में या भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर अलग अलग जो है कांग्रेस कमेटी का गठन जो है राज्य स्तर पर भी किया जाएगा। तो ये उनका इतिहास रहा है कांग्रेस का कि उनका जो विश्वास है वो संघात्मक व्यवस्था में ही रहा है। दूसरे फेज की बात करते हैं 1967 से लेकर 1980 तक। 1967 ये डेट इसलिए हमने जो है वो चुनी है क्योंकि ये वो डेट है 1967 जब कांग्रेस को कई राज्यों में शिकस्त खानी पड़ी थी, हारना पड़ा था चुनाव, और कई राज्यों की सरकार जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। सेंटर में भले ही कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कई राज्यों में कई क्षेत्रीय दल जो है वो सामने आ गए थे और उन्होंने जो है अलग प्रकार की सरकारें राज्यों में स्थापित हो चली थी। तो ये अलग प्रकार की सरकारें जब राज्यों में स्थापित हुई तो केंद्र और राज्यों के संबंध में थोड़ा सा तनाव आना शुरू हुआ, थोड़ी बहस होनी शुरू हुई, क्योंकि अब एक ही पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में और राज्यों में, दोनों लेवल पे अलग अलग पार्टियों की सरकार आई। तो थोड़ा दोनों प्रकार की सरकारों में विभिन्न मुद्दों को लेकर, प्रशासनिक मुद्दों को लेकर और फाइनेंशियल मुद्दों को लेकर या फिर कानून बनाने के मुद्दों पे लेकर छोटी मोटी जो है बहस होनी शुरू हो गई। ये सेकंड फेज की बात है। अगर हम थर्ड फेज को देखें तो थर्ड फेज को हम शुरू करेंगे 1980 टू दी प्रेजेंट, यानी आज 2020 तक की अगर हम बात करें 1980 से, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए, भारत की संघीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, क्योंकि अब इस दौरान 1980 के बाद जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे उनका जो प्रचलन था, उनकी जो उत्पत्ति थी, उनका जो विकास था, उनकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा आ गए थे, चाहे वो पंजाब में अकाली दल की बात हो, चाहे वो जो है तमिलनाडु में डीएमके की बात हो, चाहे वो बिहार में आरजेडी की बात हो, चाहे वो यूपी में बीएसपी की बात हो, चाहे वो जो है जनता दल यूनाइटेड की बात हो बिहार में, चाहे वो बीजू जनता दल की बात हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो। 1920 के बाद लगभग सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ गया और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सीन में आने के बाद केंद्र और राज्यों के संबंधों पर गहरा असर पड़ा। दोनों राज्यों के बीच में मतभेद ज़्यादा हुए, दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई और तनाव ज़्यादा हुआ और ये गठबंधन की राजनीति हुई। केंद्र में जो है किसी एक दल को जो है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि राज्यों की जो लोकसभा की सीटें थी वो कई बार क्षेत्रीय राजनीतिक दल उनको जीतते थे और इलेक्शन में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। और केंद्र सरकार को फ्रेम करने में, केंद्र सरकार को बनाने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो प्रभाव था वो बढ़ गया और उनकी संख्या बढ़ गई, जिस कारण केंद्र सरकार जो है एक पार्टी की सरकार नहीं रही और गठबंधन की राजनीति पर आधारित होकर केंद्र में सरकारें बननी शुरू हो गई और राज्यों के मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार में काफ़ी हावी हो गई। तो ये भारतीय जो है संघात्मक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का। अब वन बाय वन हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां जिनको कहा जा सकता है, या ऐसे कौन से वो घटक हैं, ऐसे कौन से वो कारण हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं भी हम कह सकते हैं, या भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तनाव भी हम कह सकते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियां भी हम इनको बोल सकते हैं। तो किस प्रकार की प्रवृत्तियां भारतीय संघवाद में या भारतीय संघात्मक व्यवस्था में रही हैं, उनका वन बाय वन हम जो है वो जिक्र करेंगे। सबसे पहले है केंद्रवाद। भारत में जैसा कि हम जानते हैं संघात्मक व्यवस्था के तहत दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी 29 राज्यों की अलग अलग सरकारें।
परंतु यदि शक्ति के संदर्भ में देखा जाए, यदि पावर और कार्यों के संबंध में देखा जाए कि किस सरकार का कौन सा कार्य क्षेत्र है, किस सरकार का कार्य क्षेत्र कम है या ज़्यादा है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमने संघात्मक व्यवस्था में पहले भी डिस्कस किया था, कि अनुच्छेद 246 के तहत जो है आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों की जो है कानून बनाने की जो शक्तियां हैं या वैधानिक जो शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची या यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकारों के पास होती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो दोनों सरकारों के पास होती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। परंतु यहाँ केंद्रवाद का क्या प्रश्न है? केंद्रवाद का प्रश्न ये है कि जो संघ सूची है, एक तो उसके विषय ज्यादा हैं। अगर ओरिजिनली बात की जाए, यदि स्पष्ट मतलब जो व्यवस्था पहले से ही प्रचलित थी उसकी बात की जाए, तो लगभग 97 ऐसे विषय थे जिन जो केंद्रीय सूची में थे, यानी जो संघ सूची में थे, जिनमें डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर है, सिटीजनशिप है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, करेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, टैक्सेशन है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेलवे है, और जो बहुत ही प्रभावशाली जो विभाग हैं वो केंद्रीय सूची में हैं, केंद्रीय सूची के विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय हैं और जिनका सीधा सीधा संबंध वित्तीय व्यवस्था से है, उन सब विषयों पर जो है केंद्र सरकार का प्रभुत्व है। इसलिए केंद्रवाद जो है वो उभर के सामने आता है, यानी केंद्र की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिस कारण से राज्यों को हमेशा से ये जो है एक शंका रहती है, हमेशा से ही ये एक इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है कि उनके पास पावर कम है। और यदि प्रैक्टिकली देखा भी जाए तो बिल्कुल जो राज्य हैं उनके पास जो है फाइनेंस को लेकर और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर जो है पावर कम है। तो ये सबसे बड़ा एक विवाद है केंद्र और राज्यों के बीच में। राज्य के पास जो डिपार्टमेंट है वो कम अहमियत के हैं और केंद्र सरकार के पास जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा अहमियत के हैं, और ज़्यादा कमाई करने वाले जो डिपार्टमेंट हैं या विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप। तो कई बार ये भी देखने में आया है कि कई ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सूची में जिनका वर्णन है, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कई बार जो है केंद्र सरकार अपने पास ले लेती है। जैसा कि भारतीय संविधान में प्रोविजन है कि यदि राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार के पास उस विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्ति चली जाती है। हालांकि वो विषय जो है वो राज्य सूची का है, लेकिन राज्यसभा ने उस विषय को जो है 2/3 बहुमत से ये घोषित कर दिया है कि ये राष्ट्रीय हित का विषय है, इसलिए इस पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी। तो ऐसा कई बार देखने को हमें मिला है। तो ये भी राज्यों की शक्तियों पे एक तरह से बहुत बड़ा जो है आघात है। और दूसरा, यदि आर्टिकल 356 के तहत जो है इमरजेंसी लग जाए किसी राज्य में, तो तब भी वहाँ की जो कानून बनाने की शक्ति है, वहाँ का जो प्रशासन है या और वहाँ का जो शासन है, वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है और सारी व्यवस्था, शासनिक और प्रशासनिक सारी व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है। तो ये भी एक उभरती हुई प्रवृत्ति कहें या फिर दोनों केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है कि राज्य सरकार की शक्ति के मामले में जो है केंद्र सरकार कई बार हस्तक्षेप जो है वो कर लेती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, राज्यों के पास जो है वित्तीय साधनों की काफ़ी कमी रहती है। जो वित्तीय साधन हैं वो राज्य के पास बहुत कम है। जैसा कि अभी हमने बात की थी, जो बड़े डिपार्टमेंट हैं जैसे
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट है, करेंसी का विभाग है या वित्त विभाग है, इसके अलावा पोस्टल सर्विस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रेलवे का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और अन्य तरह के बहुत सारे टैक्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। तो इनकम जो है वो राज्यों की बहुत कम है, और इनकम करने वाले जो डिपार्टमेंट हैं या जिन डिपार्टमेंट में अधिक इनकम होती है उनके बारे में कानून बनाने और उनको मैनेज करने और उनके मंत्रालयों को केंद्र सरकार के अधीन जो है वो रखा गया है। इस तरह से केंद्र सरकार की फाइनेंशियल जो पावर है वो राज्य सरकारों से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है, केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का भी बहुत बड़ा कारण है। केंद्र जो राज्य हैं वो लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि उनको केंद्र सरकार द्वारा उनको कहीं ना कहीं जो है वो धन मुहैया जरूर करवाया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट है, ज़्यादा बड़े विभाग हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की। अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार 262 के तहत भारत में भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो सकता है, जहां सारे राज्य मिलकर बैठेंगे, जहां सारे राज्य अपने आपसी विवाद सुलझाएंगे, जहां सारे राज्यों की बात सुनी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद को उतने सकारात्मक ढंग से, उतने जो है टेक्निकली उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्यों की ज़्यादा सी बात कई बार नहीं सुनी जाती, और राज्यों के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। राज्यों के जो, चाहे वो फाइनेंस का मामला है, चाहे वो राज्यों की सीमा का मामला है, चाहे वो नए राज्य बनाने का मामला है, वो बहुत लंबे समय तक जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं, जिस कारण केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ जाता है। और ये तनाव यदि इमर्जिंग ट्रेंड के रूप में देखा जाए, ये तनाव आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र और राज्य जो है एक तरह से इन मामलों में कई बार झगड़ा तक जो है करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र जो है राज्यों की बात नहीं सुनता अंतर्राज्यीय परिषद के तहत। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है केंद्र और राज्यों के बीच में, जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों अपनी बात रख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसका समस्या का कोई ना कोई निराकरण जो है या समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा नए राज्यों की मांग है, ये भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है कि भारत में लगातार नए राज्यों की मांग होती रहती है। जैसे सन 2000 में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना दिए गए थे, परंतु उसके बाद कई सारे राज्यों की और डिमांड जो है वो सामने आई है। उदाहरण के लिए राज्य बनाने की मांग जो है वो बिहार में मैथिली प्रदेश की लगातार आती रहती है, उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से करने की बात लगातार आती रहती है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और हरित प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो बात है वो भी लगातार ये एक मुद्दा उठता रहता है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ राज्य की मांग लगातार भारतीय संघात्मक व्यवस्था में उठती रहती है। इसी तरह जो है असम में बोडोलैंड और पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड राज्य बनाने की जो डिमांड है वो उठती रहती है। तो ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था में इस प्रकार के नए राज्यों की डिमांड जो है वो उठती रहती है कि नए राज्य बना दिए जाएं तो शायद विकास जल्दी हो जाएगा, या फिर जो है जो भाषाई क्षेत्र हैं या जो सांस्कृतिक रूप से अलग वेशभूषण रखते हैं, अलग भाषा रखते हैं, अलग संस्कृति रखते हैं, उन क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा दे दिए जाए, उनको अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। ये भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बात करते हैं
राज्यपालों की पक्षपातपूर्ण भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी पार्टी से संबंधित नेताओं को विभिन्न राज्यों में राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। तो जब राज्यों की सरकारें बनती हैं या बननी होती हैं तो कई बार ये देखने में आया है कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वो इन राज्यपालों द्वारा जो है निभाया जाता है। बेवजह की परेशानी जो है राज्यपालों द्वारा कई बार खड़ी कर दी जाती है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि यदि केंद्र सरकार अलग पार्टी है और राज्य सरकारें अलग पार्टी की सरकारें हैं तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल होगा वो केंद्र सरकार के आंखों और कानों का काम करेगा। केंद्र सरकार की को अपनी आंखों द्वारा राज्य का हाल दिखाएगा और अपने कानों द्वारा राज्य का हाल सुनवाएगा। तो वो एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा बनकर कार्य करने लग जाता है और राज्य सरकारों को काफ़ी मुशक्कत और मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। ये भी केंद्र और राज्यों और भारतीय संघीय व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है जो धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में वो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। इसी तरह आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात जो है ये भी अलग से एक पॉइंट है कि आर्टिकल 356 का जो दुरुपयोग है वो बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 के तहत ऐसे राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है जहां पे जो कानून का शासन ना हो, जहां पे कानून के अनुसार शासन ना चल रहा हो, जहां पे संविधान के अनुसार शासन प्रशासन ना चल रहा हो, जहां पे संविधान की भावनाओं को कुचला जा रहा हो, जहां पे जो है कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया हो, तो ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति जो है शासन लग सकता है। लेकिन उसके लिए राज्यपालों की लिखित स्वीकृति और लिखित रिपोर्ट जो है वो आर्टिकल 356 के अनुसार भेजी जानी अनिवार्य है। तो कई बार ये भी देखने में आया है कि आर्टिकल 356 का राज्यपालों के द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर दुरुपयोग कर लिया जाता है। और यदि कानून व्यवस्था ठीक भी है, संविधान का ठीक पालन भी हो रहा है, सिर्फ सरकार गिराने के लिए कई बार जो है सरकार को औंधे मुंह करने के लिए, सरकार के साथ खुंदसबाजी निकालने के लिए जो है केंद्र सरकार के दबाव में आकर राज्यपाल काम करने लग जाते हैं और राज्य सरकारों की जो गलत रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी जाती है और जो है राज्य सरकारों में आपातकाल की घोषणा हो जाती है जिसमें राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाता है और केंद्र सरकार के पास शासन प्रशासन की जो शक्ति है वो सारी चली जाती है राष्ट्रपति शासन के नाम पर। ऐसा भारत में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी 1983 में, ताकि केंद्र और राज्यों के संबंधों को और गहराई से समझा जा सके और दोनों के बीच की जो खाई है, दोनों के बीच का जो तनाव है उसको कम किया जाए। उस सरकारिया आयोग ने भी सरदार रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये कहा था कि हमने जो है ऐसे 75 मामलों का अध्ययन किया जबकि आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगाई गई विभिन्न राज्यों में, लेकिन सरकारी आयोग ने पाया कि केवल 75 में से केवल 23 बार ही जो है 23 बार ही अनुच्छेद 356 का जो है सही प्रयोग किया गया। बाकी 52 बार 52 बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करके राज्यों में जो है आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, केंद्र और राज्यों के बीच में भारतीय संघात्मक व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अलावा जो है कुछ और पॉइंटों की हम बात कर सकते हैं, जैसे संघवाद की कार्य प्रणाली का नवीन रूप।
नवीन रूप क्या है? 1989 के पश्चात भारत में संघवाद की जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव आया है। क्यों बदलाव आया है? क्योंकि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और विकास हुआ है। जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि आरजेडी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, बीएसपी है और तृणमूल कांग्रेस है। इसी तरह बीजू जनता दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अकाली दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल सेकुलर है। इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की कई किसानों के एक दो दल हैं, राष्ट्रवादी जनता दल है। ये इन दलों की उत्पत्ति हुई है 1980 के बाद और 1989 के बाद। तो इस दशक में 80 के दशक में और 90 के दशक में गठबंधन की राजनीति ने बहुत बड़े पैर पसारे हैं। और जब कभी ऐसा हुआ है कि केंद्र हो या फिर राज्य हो, जब गठबंधन की सरकारें बननी होती हैं या किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, फॉर एग्जांपल किसी एक राज्य में एक नेशनल पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो वहां पे फिर किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, ये एक तरह से राज्यपाल का प्रेरोगेटिव बन जाता है। और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर कई बार ऐसे राजनीतिक दल को जो केंद्र सरकार का पक्ष लेने वाला दल है या केंद्र सरकार का ही दल है, जिस दल की केंद्र सरकार है, उस दल को सरकार बनाने का निमंत्रण पहले दे दिया जाता है। और ये जो है इंश्योर कर लिया जाता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या जो निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं वो भी उसी दल का साथ दे रहे हैं जिस दल की केंद्र में सरकार है। तो इस तरह से राज्यों की राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो 1980 के बाद पड़ना शुरू हो गया है। और केंद्र और राज्यों के बीच में ये भी तनाव का बहुत बड़ा एक कारण जो है वो आजकल देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य जो हैं उनमें इस बात को लेकर तनाव है कि जो राज्यों के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, कई बार उनका जो हक होता है, कई बार उनका जो राइट होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा उस पर जो है उसके मामले में हस्तक्षेप करने का काम जो है वो किया जाता है। तो ये भी एक उभरती हुई प्रवृत्ति है केंद्र और राज्यों के बीच में। इसके अलावा हम बहुत सारे और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग सरकारों ने बनना शुरू किया है और राज्यों के राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़नी शुरू हुई है, तो भारत में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने राज्य स्वायत्तता की भी मांग उठानी शुरू कर दी है। जैसे पंजाब है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, या फिर आपका दक्षिण के कुछ राज्य हैं, जैसे जिनमें आप कर्नाटक की बात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बात आप कर सकते हैं, पंजाब तो है ही, जो अपने आप को अलग राज्य घोषित करवाने की या ऑटोनमी लेने की या राज्य स्वायत्तता लेने की मांग जो है लगातार उठाते रहते हैं। ये भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। अब ये इस प्रकार की डिमांड शायद जम्मू और कश्मीर से ना आए कि उनका कल्चर अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी भाषा अलग है, इसलिए उनको राज्य स्वायत्तता दे दी जाए, या पंजाब को राज्य स्वायत्तता दे दी जाए। पंजाब में बहुत सारा आतंकवाद, एक टाइम ऐसा था कि बहुत ऐसे संगठन पैदा हो गए थे जो स्टेट के लिए खतरनाक थे, जो केंद्र सरकार के लिए खतरनाक थे, जो राज्य सरकार के लिए खतरनाक थे और जो राज्य की स्वायत्तता की मांग करते थे।
हालांकि ये कुछ हद तक कम हो चला है इस प्रकार की मांग करना, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की मांग कभी ना कभी जो है उठती जरूर रहती है, जो कि संघात्मक ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है। इसके अलावा न्यू सोशल मूवमेंट जो हैं, नवीन सामाजिक आंदोलन जो हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के संघीय ढांचे को या संघीय प्रणाली को एक तरह से चुनौती देने का प्रयास किया है। जैसे किसान आंदोलन है, या फिर राज्यों के दलित आंदोलन हैं, या फिर महिलाओं के आंदोलन हैं, या फिर पर्यावरण को लेके आंदोलन हैं, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं उतनी सक्षम नहीं रही जितनी की राज्य डिमांड करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि हरियाणा और पंजाब जो है वो कृषि प्रधान देश हैं, एक तरह से विकसित किस्म की कृषि यहाँ पे होती है, लेकिन कई बार केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो किसानों के फेवर में नहीं है। जैसा कि अभी हम इसी समय का एग्जांपल दे सकते हैं, 2020 का एग्जांपल हम दे सकते हैं। अभी जो सरकार ने 2020 में कृषि से संबंधित कानून पारित किए हैं, तो कृषकों में बहुत बड़ा विरोध है केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी खिलाफत है, और केंद्र सरकार को एक तरह से, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय है। यदि राज्यों के विषय की हम बात करें तो राज्य के पास जो है पब्लिक है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर का जो विषय है या पानी का जो विषय है, ये राज्य सरकार के विषय हैं। तो एग्रीकल्चर के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए गए, किसानों से संबंधित कानून बनाए गए, तो इनका कहीं ना कहीं राज्यों ने और राज्य के किसानों ने बहुत विरोध किया। तो ये भी इस तरह का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए। लेकिन निष्कर्ष पे यदि हम पहुंचना चाहें तो निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमें केंद्र और राज्यों के संबंधों को बिगड़ने से बचाने के लिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको मजबूत किया जाए, या केंद्र और राज्यों के बीच में जो इस प्रकार का कोई संगठन नया तैयार किया जाए कि राज्यों की बात जो है वो केंद्र द्वारा सुनी जाए और केंद्र की बात राज्यों के द्वारा सुनी जाए, और दोनों का आपस में एक तरह से सहयोगी संघवाद की तरफ हम बढ़ जाएं, या हम सरकारिया आयोग जो कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1983 में बना था, उसने बहुत सारी सिफारिशें जो हैं वो की थी केंद्र और राज्यों के संबंधों के मद्देनजर। उन सिफारिशों को कुछ हद तक सरकारों ने मानी है, लेकिन उन सिफारिशों को इन टोटो यानी सभी सिफारिशों को मानने की जरूरत है, और उसके बाद भी नए प्रकार की ऐसी जो है कोई रिसर्च की एजेंसी बनाने की आवश्यकता है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को जिस एजेंसी के द्वारा दोबारा से उसका अवलोकन किया जा सके, दोनों के जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे दोनों केंद्र और राज्यों का टकराव होता है, उनके निष्कर्ष के लिए काम किया जाए। केंद्र सरकार ऐसा काम करे कि वो राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता दे, उनको अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता दे, उनके मामलों में दखल अंदाजी ना करे, और जो राज्य हैं उनको एक तरह से सहयोगी संघवाद के रूप में मानकर जो है वो केंद्र सरकार कार्य करे। और राज्य सरकारों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो केंद्र सरकार की जो है सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना ना करें, मुद्दों की राजनीति करें, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ना किया जाए, ये भी व्यवस्था की जाए। तो यदि इस प्रकार की सारी व्यवस्था की जाएंगी तो ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की संघीय व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित हो सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।